देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने थोड़ा सा आइडिया इसका होगा, आपने 9th क्लास में फ्रिक्शन पढ़ा होगा। अगर दो रफ सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन या तो मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब कोशिश करेगा कि वो मोशन को ना होने दे, या उसको मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो या तो टेंडेंसी होती है मोशन को अपोज करने की, और या वो रियली में अपोज करता है। और जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है दैट इज अलोंग द कांटेक्ट ऑफ द टू सरफेसेस। तो दो सरफेसेस की जो कांटेक्ट सरफेसेस होगी उसके अलोंग फ्रिक्शन लगता है, और वो रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जैसे सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई इस वाली रफ सरफेस के ऊपर है, ये सरफेस है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फिर उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी इसको अपोज करने के लिए। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा। तो अगर इस वाली सरफेस की ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो सरफेस है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। सपोज करिए कि ये सरफेस है, तो अगर ऑब्जेक्ट के रिलेटिव सरफेस को देखेंगे, मूव ऑब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रिलेशन में सरफेस को देखेंगे तो सरफेस के रिलेटिव वेलोसिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जिस तरह से टेंशन पेयर में होती है उसी तरह से फ्रिक्शन भी पेयर में होता है। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सरफेस, ये जो सरफेस है, सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाएगी तो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। अगर सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट भी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा। सरफेस के रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है तो सरफेस के रिलेटिव वेलोसिटी उसके ऑपोजिट होगी। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन इस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो जब हम इसके मोशन की बात करेंगे ऑब्जेक्ट की तो ये वाला फ्रिक्शन आएगा, और अगर हम सरफेस की रिलेटिव वेलोसिटी को चेक करेंगे तो फिर ये वाला फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत कम केसेस में या ना के बराबर केसेस में इसको इस्तेमाल करता है। हम इस ब्लॉक को ही कंसिडर करते हैं ज्यादातर केसेस में, तो इसलिए ये वाला फ्रिक्शन ही लगता है। यानी कि ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करेगा फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप इसकी फ्रिक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स। क्या करता है ये फोर्स और किस डायरेक्शन में लगता है? तो आपको इसमें दो चीजें बतानी, एक तो फोर्स का काम क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। विच एक्ट्स, ये किस डायरेक्शन में लगता है, विच एक्ट्स अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस। टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस, तो सरफेस की टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। ये तो इसकी डायरेक्शन होगी। अब ये करता क्या है? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, अपोज करता है। किसको अपोज करता है? द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर मोशन नहीं है और टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, जैसे अगर मैं इसको धक्का लगा रहा हूँ, इस तरफ धक्का लगा रहा हूँ और ये मूव नहीं कर रहा है, तब भी इसमें मूव करने की टेंडेंसी है, क्योंकि अगर इस पे इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाएगा तो ये उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी रिलेटिव मोशन की। तो ये टेंडेंसी को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन की, बिटवीन द सरफेसेस। तो दो सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है तो ये उसको अपोज करेगा, है ना। तो हम फ्रिक्शन को देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है अभी मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक है। तो रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी है उसको अपोज करेगा, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट जब तक रुका हुआ रहेगा यानी कि स्टैटिक होगा,
तो फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इज अ सेल्फ एडजस्टिंग, नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इस एडजस्टिंग फोर्स होता है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप और ये बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये वाला फोर्स फ्रिक्शन से बैलेंस हो रहा है। फ्रिक्शन कभी भी बॉडी को मूव नहीं कर सकती, यानी कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये बात आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगी। मैं अभी एक एग्जांपल आपको कराऊंगा, पहले इसकी पूरी थ्योरी बता देता हूँ, फिर तो स्टैटिक फोर्स वैल्यू अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है वैसे स्टैटिक फोर्स भी बढ़ता है। और स्टैटिक फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड it is always equal to applied force। अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, यानी कि जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उतनी इसकी वैल्यू होगी। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। तो देखिए म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। म्यू एस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जिस सरफेस पर रखा हुआ है इसमें सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो म्यू एस इंटू एन के बराबर होगी। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा इससे कम रहेगा। अगर ये एन है, ये एम जी है और ये बैलेंस्ड है तो एन एम जी के बराबर होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू फिर म्यू एस इंटू एम जी के इक्वल हो जाएगा। फिर जरा ध्यान से सुन लीजिए कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो फ्रिक्शन है ये एडजस्टिंग है जो इस अप्लाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप अप्लाइड को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा? जब तक इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल नहीं हो जाएगी। अगर आपने अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगा दिया है तो फिर ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा और फिर बॉडी मूव करने लगेगी। बॉडी मूव करने लगेगी तो वो स्टैटिक नहीं रहेगा, फिर बॉडी हो जाएगी काइनेटिक। तो फिर उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन ना लग के काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इसकी तरह सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करी है, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे और फिर एग्जांपल से उन दोनों को समझेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन करेंगे जब अप्लाइड फोर्स जो है वो उससे कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, अप्लाइड लिमिट फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, तो देयर विल बी अ एक्चुअल रिलेटिव मोशन। तो उन दोनों सरफेसेस के बीच में एक एक्चुअल रिलेटिव मोशन आ जाएगा। द फ्रिक्शन इज नाउ कॉल्ड, तो इस वाले फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है यानी कि एफ के वो हो जाएगा के इंटू एन। तो दोनों ही
जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है काइनेटिक फ्रिक्शन की, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। म्यू के इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से कम होगी। इसका मतलब है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। म्यू के इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एफ एस। अब इसके ग्राफ को समझते हैं। एक ग्राफ से इस पूरी कहानी को समझेंगे। ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के फोर्स के बीच का ग्राफ है। जैसे ये देखिए, ये अप्लाइड फोर्स है कैपिटल एफ, दिस इज अप्लाइड, और ये फ्रिक्शन का फोर्स हो गया। तो जो ये फ्रिक्शन का फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा और ये 45 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो जब दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो 1 1 2 2 3 3 इस तरह से बनेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 45 डिग्री पे बनेगी। ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, और इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर आपने इस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाया, मतलब जितना ये स्टैटिक फोर्स है, इस स्टैटिक फोर्स से अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो बॉडी फिर मूव करने लगेगी और फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगी। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाएगा, तो थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी और फिर कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला जो फोर्स है ये काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। तो देखिए, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं सर पहुंचता। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा तो बॉडी मूव कैसे होगी? ये बेटा, जब बॉडी मूव करने लगेगी ना तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन बाद में आएगा, तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन तक जाएगा। अभी एक एग्जांपल पे इसको समझेंगे। और जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू फिर कम हो जाएगी। मतलब जैसे सपोज करो ये 10 न्यूटन है और बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, तो मूव करने की वजह से उसका जो फ्रिक्शन है, एक बॉडी रुकी हुई है और आपने उसको, एक बॉडी मूव कर रही है, तो जो सरफेस है वो मूव करने वाली फोर्स पे रिलेटिव फ्रिक्शन कम लगेगा। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी बॉडी के मूव करने की वजह से, और फिर वो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। अभी इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। तो अगर ये 10 न्यूटन है तो ये इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। मतलब सपोज करिए कि 8 न्यूटन। अब ये वाली जो चीज है ये आपको अभी एक एग्जांपल से समझ में आएगी। ये यहाँ तक आपको इसकी थ्योरी समझ में आ रही है या नहीं? जैसे जैसे आप इस फोर्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन तक। और जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अटेन कर लोगे उसके बाद अगर आप फोर्स को अप्लाई करोगे तो वो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल है वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी, मतलब एक्चुअल रिलेटिव मोशन आ जाएगा दोनों के बीच में, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं रहेगा, और उसकी वैल्यू फिर उससे कम हो जाएगी। देखिए एक एग्जांपल है जिसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जितनी थ्योरी बताई है उसको सोच समझ जवाब दीजिएगा। सब कोई जो है, हर कोई जवाब देने की कोशिश करिएगा बेटा। ये एग्जांपल देखिए, ये एक सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5 और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4। इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 5 kg, और ये इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये अप्लाइड फोर्स है।
ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यूज है। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, फिर थोड़ा अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया, 10 से 20 न्यूटन कर दिया, 25 न्यूटन और फिर 26 न्यूटन कर दिया। तो इसके रिस्पेक्ट में इसके तो इन सारे फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा, अगर अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा, अगर 25 न्यूटन है तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा, और अगर अप्लाइड फोर्स 26 न्यूटन है तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और इसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एस इंटू एन हो जाएगा एम जी। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, एम है 5 और जी को हमने 10 ले लिया, तो ये 25 न्यूटन आ गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के इंटू एन यानी कि 0.4 इंटू एम इंटू जी, 25 4 जा 5 4 जा 20 20 न्यूटन आ गया। तो अब इनकी वैल्यू बताइए, अगर हम अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा। सर 10 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स है ये 10 न्यूटन हो गया, सबको क्लियर है। क्योंकि जो यस फ्रिक्शन का सर। फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है जब तक बॉडी मूव नहीं करती, और जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। अगर ये 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा 20 न्यूटन। सर 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। और अगर 25 न्यूटन है तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा 25। 25 न्यूटन, 25। है ना। तो ये कौन सी पोजीशन आ गई 25 वाली, 25 वाली ये वाली पोजीशन होगी सबसे ऊपर वाली, लिमिटिंग फ्रिक्शन। है ना। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस की वैल्यू आई। और अगर अप्लाइड फोर्स 26 न्यूटन हो गया तो फिर फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा, तो अगर अप्लाइड फोर्स 26 न्यूटन हो गया तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा। तो इसको अब जब 26 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा तो ये जो बॉडी है ये मूव करने लगेगी, तो सर इसमें 20। एक्चुअल रिलेटिव मोशन आ जाएगा। और जब ये बॉडी मूव करने लगेगी तो इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल। तो ये जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है तभी तक अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स इक्वल होता है, और जैसे ही रिलेटिव मोशन होने लगता है तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाती है, यानी कि 20 न्यूटन हो जाएगा। तो जब तक बॉडी मूव करेगी तो उसमें जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा, और जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी तो जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अब बॉडी मूव कब करेगी, जब आप जो अप्लाइड फोर्स है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा कर दो। तो जैसे ही अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी मूव करने लगेगी, और जब बॉडी मूव करने लगेगी तो वो फोर्स इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, और जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तो अगर अप्लाइड फोर्स 26 न्यूटन है तो फ्रिक्शन का फोर्स काइनेटिक फोर्स यानी कि 20 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं तो फ्रिक्शन का क्या होगा सर 20 न्यूटन। 20 न्यूटन ही रहेगा। तो आप अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ा दीजिए लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ सकती। बॉडी अगर तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू एन से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा, यस इसका एक सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है तो उसमें दो तरह के कांटेक्ट फोर्स लगते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। जब दो सरफेसेस के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होता है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सपोज करिए कि जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये अप्लाइड फोर्स है कैपिटल एफ, तो इस पे जो फोर्स है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। एक कांटेक्ट फोर्स इसके वेट की वजह से लगता है, तो इसका वेट अगर mg है तो इस पे जो फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन m के बराबर होगा और ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स है यानी कि F और N का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो उस तरीके, हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स को ऐसे दिखा रहे हैं, ये फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, इसको हमने R से डिनोट कर दिया। तो जो R है वो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि इन दोनों में रिलेशन बनेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। तो R इज नेट कांटेक्ट फोर्स, और जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होगा। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा इसको हम बोलते हैं ये लैम्डा होगी। तो लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब देखिए कि ये वाला जो फोर्स है ये किसको डिनोट करता है, ये वाला जो फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन है और ये वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये जो लेंथ है ये फ्रिक्शन फोर्स को बताएगी, और फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो μs × n के बराबर होगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। तो अगर हम 10 लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10 लैम्डा हो जाएगा परपेंडिकुलर, लैम्डा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, अपॉन बेस, बेस हो गया m, तो ये f/n के बराबर हो जाएगा। तो f हो जाएगा μs × n और ये n के बराबर, तो 10 लैम्डा की वैल्यू μs के बराबर हो जाएगी। फोर्स है फ्रिक्शन का फोर्स, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो 10 लैम्डा इज इक्वल टू μs के बराबर होगा। μs क्या है, μs इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर से सुन लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन resultant of normal reaction and static friction, limiting friction। रिजल्टेंट किस किस का, नॉर्मल रिएक्शन का और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो जो हम एफएस लिखते हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए लिखते हैं। रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसके इसमें 10 लैम्डा μs के इक्वल होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। जो एंगल ऑफ रिपोज है वो इंक्लाइन प्लेन के लिए होता है। एंगल ऑफ रिपोज, ये सपोज करिए कि कोई इंक्लाइन सरफेस है और ये जो इंक्लाइन सरफेस है ये रफ है, रफ इंक्लाइन सरफेस। इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m है, तो इस पे जो फोर्स है mg नीचे की तरफ लगेगा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, इसलिए ये mg cos थीटा हो जाएगा। तो जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो mg cos थीटा के बराबर होगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि ना तो ये mg cos थीटा से इस तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट, ना इसके नॉर्मल रिएक्शन से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगी। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये mg sin थीटा होगा। तो आप बताइए कि ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है,
अप्लाइड फोर्स मतलब जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन होगा, सर mg sin थीटा। mg sin थीटा, उसकी डायरेक्शन है डाउन द प्लेन, तो mg sin थीटा यहाँ पे किसका काम कर रहा है? अप्लाइड फोर्स का काम कर रहा है। तो ये जो mg sin थीटा है, दिस इज अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? सर इंक्लाइंड अपवर्ड। इंक्लाइंड अपवर्ड। तो ये अप द प्लेन लगेगा, और इसकी जो वैल्यू है म्यू एस इंटू एन के बराबर हो जाएगी। ये इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, म्यू एस इंटू एन। और एन की वैल्यू कितनी है? एन है एम जी कॉस थीटा के बराबर। दिस इज एम जी कॉस थीटा। तो अब जरा इसके डेफिनेशन देखिएगा कि ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये वाला जो एंगल है थीटा, इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। एंगल ऑफ रिपोज इज एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है, मतलब थीटा। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, एट विच ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट is just about to slide। मतलब ये वाला एंगल है जहां पे ये ऑब्जेक्ट बस स्लाइड करने वाला है, यानी कि अगर इस पे और थोड़ा सा फोर्स लगा दिया तो ये स्लाइड करने लगेगा। तो इसका मतलब है कि इस पे जो मैक्सिमम फोर्स है वो इतना लग रहा है। अभी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, तो जब तक ये स्लाइड नहीं करेगा, स्लाइड करने वाला है, मतलब अगर थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा हुआ तो स्लाइड करने लगेगा। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जब तक ये स्लाइड नहीं करेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल होता है जिसपे ये बस स्लाइड करने वाला है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में अगर ये थीटा है तो इसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, और इसकी कंडीशन होती है कि द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। जैसे सपोज करो ये एंगल है, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके बाद ये स्लाइड करेगा। तो अगर वो एंगल थीटा है तो इसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, और उस केस में जो अप्लाइड फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो देयरफॉर F इज इक्वल टू Fs। तो F Fs के इक्वल हो जाएगा। F की वैल्यू हो जाएगी अप्लाइड फोर्स की mg sin थीटा, और Fs हो जाएगा म्यू एस इंटू mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू एस के इक्वल हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है वही वाला फॉर्मूला एंगल ऑफ रिपोज के लिए भी होता है। उसमें tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस होता है, और यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस होता है। तो इंक्लाइंड प्लेन के केस में हम थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सर्कुलर मोशन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और सपोज करिए कि यहाँ पे इसकी स्पीड v1 है v के इक्वल, और यहाँ पे इसकी स्पीड है v2 v के इक्वल। तो अगर एक सर्कुलर में यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, सपोज करिए डेल्टा थीटा है, और ये वाले जो आर्क लेंथ है वो डेल्टा एस है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? v1 और v2 दोनों इक्वल है, v के बस उनके डायरेक्शन का फर्क है, और इसकी जो रेडियस है वो r के इक्वल है। तो इसमें एक रिलेशन होता है डेल्टा थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। तो डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी
डेल्टा। सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको डेल्टा टी टाइम लगता है, तो इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो इसकी लीनियर स्पीड हो जाएगी और ये इसकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी। तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में ये रिलेशन होता है, तो इसमें रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब हम इसमें एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन को भी समझेंगे कि एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन क्या होती है। तो एंगुलर स्पीड का जो वेक्टर फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वो ओमेगा पहले आएगा। अगर आपने आर पहले लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरह से लिखोगे v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ये नहीं चलेगा। तो वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट आपने समझा है। तो जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो ओमेगा के परपेंडिकुलर होती है और जो ये वेलोसिटी है वो r के भी परपेंडिकुलर होती है। आप देखिए ये r वेक्टर है, ये v वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जो ओमेगा है वो कैसे होता है, मतलब से अगर ये एंटी सेंस में चल रहा है तो ओमेगा की वैल्यू इस तरह से होगी, आपकी तरफ होगी। और अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में चलेगा तो ओमेगा की वैल्यू इनवर्स होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो ओमेगा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ताकि ये दोनों उसके परपेंडिकुलर रहें। तो v और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, v और r भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओमेगा की डायरेक्शन को समझेंगे कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसमें मैंने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना दिया है और जो पार्टिकल है वो इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। तो आप देखिए कि इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर के इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो ओमेगा अपवर्ड होगा। और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज कर दूं, ये प्लेन है, ये सर्कल हो गया और इसमें जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसमें ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगी। तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है तो ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। इस तरह से हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो एंगुलर स्पीड होती है, एंगुलर स्पीड ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में डायरेक्शन का फर्क होता है, ये ओमेगा वेक्टर होगा। तो इनकी यूनिट होती है दोनों की रेडियन पर सेकेंड। कई बार इसकी एक दूसरी यूनिट दी हुई होती है, अनदर यूनिट ऑफ ओमेगा, आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं, आप इसको न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं कर सकते हो आरपीएम। आपको ये जो आरपीएम में यूनिट दी हुई होगी उसको रेडियन पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो रिवोल्यूशन का मतलब कितना एंगल, एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई एंगल, तो एक रिवोल्यूशन को हम 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं और जो मिनट है उसको 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो जो 1 आरपीएम है वो किसके बराबर हो जाएगा, π/30 रेडियन पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो अगर कोई आरपीएम लिखा हुआ है आप उसको π/30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम ओमेगा
वो न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 1200 आरपीएम, तो इसको हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1200 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60 या पाई बाई 30 से इसको मल्टीप्लाई कर, तो 45 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो 1200 आरपीएम का मतलब हो जाएगा 45 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में आपको दो चीजें सीखनी है। एक चीज तो ये है कि v ओमेगा क्रॉस r के बराबर होता है, और दूसरी चीज है कि आप आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करिएगा। जितनी इंफॉर्मेशन है उससे एक न्यूमेरिकल को करना। अपनी कॉपी पेस्ट को करने की कोशिश करिए। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से जा रहा है, एट द रेट ऑफ, स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दी हुई है, इफ रेडियस साइकिल इज 25 सेंटीमीटर, साइकिल मतलब ऑफ व्हील, व्हील ऑफ द साइकिल। तो एंगुलर स्पीड बतानी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्राई करिए इस क्वेश्चन। मैं आपको डायरेक्शंस का याद दिला देता हूं एक बार। ये देखो, ईस्ट है, वेस्ट है। ईस्ट की डायरेक्शन में हम आई कैप लेते हैं और वेस्ट की डायरेक्शन में माइनस आई कैप। नॉर्थ को जे कैप से डिनोट करते हैं और साउथ को माइनस जे कैप से डिनोट करते हैं। अपवर्ड को के कैप से डिनोट करते हैं और डाउनवर्ड को माइनस के कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है, और के क्रॉस आई जे के इक्वल होता है। और इनको अगर रिवर्स करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाता है, जैसे जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल हो जाएगा, और आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल हो जाएगा। ट्राई करिए बेटा इस क्वेश्चन। सर मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला बताया था अभी? मैग्नीट्यूड कितना है बेटा?
सर 20 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट, ओमेगा आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। v के डायरेक्शन बताइए, v की डायरेक्शन क्या है? साइक्लिस्ट किस तरफ मूव कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट टू वेस्ट। माइनस आई कैप। तो ये माइनस आई कैप की डायरेक्शन में साइक्लिस्ट जा रहा है। ओमेगा की डायरेक्शन हमें बतानी है। हमने ओमेगा की डायरेक्शन को एक्स कैप कंसीडर कर लिया। आर वेक्टर की डायरेक्शन बताइए कि आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे ये व्हील है, ये व्हील बना दिया और व्हील जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो, ये सेंटर हो गया। सेंटर से इसको ज्वाइन करो तो आपको आर की डायरेक्शन मिलेगी। तो आर की डायरेक्शन किस तरफ है? ये किस तरफ है? अपवर्ड। तो साइकिल अगर ऐसे जा रही है तो व्हील इसी तरफ रोटेट करेगा, तो ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और जो रेडियस वेक्टर है वो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि के कैप की तरफ होगा। अब इसमें से देख के बताइए कि एक्स कैप की प्लेस पे क्या आना चाहिए। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस आई आए। जे कैप। देखो ये जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, तो यहाँ पे तो के है, तो ये होना चाहिए माइनस जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के आई हो गया, तो माइनस जे क्रॉस के किसके बराबर हो गया? माइनस आई के बराबर। तो जो एक्स कैप है यानी कि ओमेगा की डायरेक्शन आएगी माइनस जे की तरफ। और माइनस जे किसको डिनोट करता है? माइनस जे साउथ को डिनोट करता है, नॉर्थ टू साउथ। तो देयरफॉर ओमेगा इज अलोंग नॉर्थ टू साउथ। तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है बेटा इसमें तो बताइए। अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो कोई भी जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, AC v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल। तो मोशन इन प्लेन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने इसका डेरिवेशन किया था कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। अगर v की वैल्यू r इंटू ओमेगा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r हो जाएगा। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा और mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस में एक चीज सीखेंगे जो हमने पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। सपोज करिए कि ये कोई प्लेन है और एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में, सपोज करो कि ये कोई बस है
जो सर्कुलर मोशन में है, तो इसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी वजह से इसमें सर्कुलर मोशन है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हो जाएगा mv²/r²। अगर कोई आदमी इसको बाहर से देख रहा है, तो ये जो बस है इसका मोशन सर्कुलर है, और इसको सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब सपोज करिए कि कोई दूसरा आदमी है जो इसको बस के अंदर से देख रहा है। पहले जो आदमी था वो बाहर था और इसके बस के मोशन को देख रहा था, तो उसको सर्कुलर मोशन दिखाई दे रहा था। तो उसने बताया कि उसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो उसको सर्कल में मूव कराएगा। अब ये जो आदमी है ये इसके अंदर बैठ गया, बस के अंदर जाके, तो उसका बस का मोशन कैसे दिखाई देगा? बाहर से तो इसको बस का मोशन सर्कुलर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो बस के अंदर बैठ जाएगा तो उसको बस का मोशन किस तरह से दिखाई देगा? बस की रिलेटिव वेलोसिटी उस आदमी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? इस बात का आंसर दो बेटा। जो बाहर से देख रहा है उसको बस एक सर्कुलर मोशन में दिखाई दे रही है। अब बस के अंदर जाके बैठेगा तो बस की रिलेटिव वेलोसिटी इस आदमी के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? तो देखिए, जब ये इसके अंदर बैठेगा बस के अंदर, तो बस की रिलेटिव वेलोसिटी इस आदमी के रिस्पेक्ट में 0 होगी। अगर बस की रिलेटिव वेलोसिटी इस आदमी के रिस्पेक्ट में 0 है, तो फिर ये बस जो है सर्कल में कैसे मूव करेगी? तो इसके ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, जो बस को इसमें मूव करा रहा है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 कैसे होगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है। यानी कि जो बस है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो ये नॉन इनर्शियल है। तो इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने के लिए एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर इसमें एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, तो इसमें एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये m×ac के बराबर होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने के लिए आपको एक सूडो फोर्स की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, और वो जो सूडो फोर्स है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो m×ac के बराबर होगा। अब इसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं, यानी कि फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा अच्छी तरह से। सर्कुलर मोशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। Whenever an object moves in a circle, तो हम उसको दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से कर सकते हैं, या उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। ये जैसे सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव करने के लिए उसको एक सेंट्रल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सेंट्रल फोर्स का मतलब है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। तो ये जो फोर्स है F, ये किसके बराबर होगा? FC के बराबर होगा। ठीक है, तो जो भी सेंट्रल फोर्स होगा दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द ऑब्जेक्ट। अगर इस तरफ कोई फोर्स नहीं होगा, सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं होगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव नहीं कर सकता।
तो जो भी सेंटर की तरफ फोर्स होगा उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख देंगे, यानी कि ये जो फोर्स है, चाहे ये किसी भी चीज का फोर्स है, चाहे ये फ्रिक्शन है, चाहे ये कोई और किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चाहे मैग्नेटिक फोर्स है, जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर की तरफ लगेगा वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स से नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उस पर एक सूडो फोर्स की एप्लीकेशन करेंगे। तो जो सूडो फोर्स है, ये सूडो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे ही हम सूडो फोर्स की एप्लीकेशन करते हैं तो ये इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होगा कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरफ वाला जो अप्लाइड फोर्स है वो सूडो फोर्स के, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि ये वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी mv²/r के इक्वल होता है। तो इक्वेशन दोनों से सेम ही रहेगी। इस वाले में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक अप्लाइड फोर्स की जरूरत होती है। तो ये वाला जो फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से आप ये इक्वेशन बना सकते हो कि जो अप्लाइड फोर्स है दैट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मास m। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स से नहीं करना चाहते हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करोगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है जो कि इसका एक्सेलरेशन जीरो कर देगा। तो फिर आप इस पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा, और अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो इस तरफ का फोर्स इस तरफ के फोर्स को बैलेंस करेगा, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, सूडो फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो उससे भी यही इक्वेशन बनेगी कि जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r के इक्वल होगा। तो आपको थ्योरी करनी है, आपका होमवर्क है आज के लिए, थ्योरी आपको करनी है पेज नंबर 1 to 8। और मैं इसका एक असाइनमेंट भेजूंगा, वो असाइनमेंट आपको करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।